नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से जुड़े हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं माइनर हिस्ट्री के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है 300 से लेकर 1200 तक का इतिहास। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपका यूनिट 1 करवा दिया है, यूनिट 2 भी करवा दिया है, उसका पार्ट 1। आज की वीडियो में ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसका नाम है गुप्त और वाकाटक, यानी गुप्त काल और वाकाटक काल के बारे में हमने पढ़ना है यहाँ पर। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन में मतलब जो आपका यूनिट है उसमें पढ़ना क्या है, राज्य के बारे में, प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, साथ ही साथ वहाँ के समाज, धर्म और साहित्य और कला के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आपका यहाँ पर यूनिट का नाम है, उससे क्लियरली पता हमें ये पड़ रहा है कि आपको यहाँ पे किसी भी राजा के बारे में, चाहे वो श्रीगुप्त राजा हो, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, हमें किसी के बारे में भी मतलब बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ना है। इससे हमें ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आप इसी में देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनता है, जो पेपर में अब तक 10 ईयर्स में पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर एनसी वेब यानी नॉन वाले बच्चों में ये आ गया कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो फिर वो क्वेश्चन सोल वालों में नहीं आएगा। सोल वालों में पूछ लेगा कि वहाँ का प्रशासन बताइए, या वहाँ का साहित्य और कला बताइए, या धर्म। अगर ये क्वेश्चन सोल वालों में आ गया तो नॉन वालों में वो क्वेश्चन नहीं आएगा। और पहले एग्ज़ाम नॉन के होते हैं, तो एक बार मैं आपको बता भी दूंगी कि नॉन का एग्ज़ाम कैसा आया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रिपरेशन करके जाना। अब तक जो 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबका बता रही हूँ मैं, नॉन, रेगुलर और आपका सोल, तीनों का मिला करके। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। दूसरा, गुप्त काल की प्रशासन व्यवस्था को समझाइए। तीसरा बोलता है कि गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था है या जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, दोनों संग में पूछ लेगा, आर्थिक और सामाजिक। कई बार क्या होता है, धार्मिक और सामाजिक साथ में पूछ लेगा। कई बार धार्मिक और अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक जो है, वो साथ में पूछ लेगा। तो इसी सब जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, इन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप आगे बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए दी है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि हमको पढ़ना क्या होता है। वो क्या करते हैं, कुछ ना तो कुछ मतलब जो समझ में आता है वो पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा पढ़ना भी कोई फ़ायदेमंद नहीं कि हमें पता है पेपर में नहीं आना तो क्यों पढ़ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, वो प्रशासन वाला आएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है। मान लीजिए आपसे प्रशासन पूछता है, तो आपको ये सारे जो बिंदु यहाँ पे लिखे गए हैं, सबको एक एक करके डिफाइन करना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सिर्फ और सिर्फ केंद्र के बारे में, तो ओनली आपको केंद्र के बारे में ही बताना है। प्रशासन का मतलब ये होता है कि जो मतलब प्रशासन है वो कैसा है, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो, चाहे वो जिला के स्तर पर हो, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना कि मैम जिला और प्रांत आपने यहाँ पे 2 बार लिख दिया, क्योंकि पहले की जो हिस्ट्री है या पहले का जो इतिहास रहा है, उसमें प्रांत एक अलग चीज़ है। यहाँ पे अभी जो हम जहाँ पे जी रहे हैं वर्तमान में, वहाँ पर एक ज़िला होता है, ज़िले के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अलग था, वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि गुप्त काल के प्रशासन व्यवस्था को समझाइए। इसमें आपको ये सारे पॉइंट डिफाइन करने हैं। आप एक चार्ट बना लेना बढ़िया सा, बीच में लिखना है यहाँ पे गुप्त काल की प्रशासनिक विशेषताएं या व्यवस्था। फिर ऐसे एरो बनाना, यहाँ लिखना केंद्रीय, ऐसे एरो बनाना, फिर लिखना प्रांतीय, ताकि आपका आधा पेज ऐसे करके भर जाए और मैम को भी अच्छा लगे। अब यहाँ पे आपने केंद्र लिखा, फिर ऐसे करके थोड़ा बादल सा बना देना, ताकि वो चीज़ मैम को देखने में अच्छा लगे, जो भी आपके चेकर हों, जो भी आपके एग्जामिनर होंगे उनको। तो देखिए, खैर हम यहाँ पे बात करते हैं कि केंद्रीय प्रशासन क्या, प्रशासन के ऊपर आपको लिखना क्या है, या केंद्र प्रशासन के अंदर आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले छोटा सा पॉइंट मैंने कीवर्ड में लिखा है, आपको लिखना है राजतंत्र। केंद्रीय प्रशासन का मतलब ही उस टाइम पर होता था राजतंत्र। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का तंत्र, यानी कि राजा का प्रशासन। राजा जो उस टाइम पर थे, उन्होंने कई सारी उपाधि धारण कर रखी थी, और वो अपने आप को ये मानते थे कि जो हमारी जो उत्पत्ति हुई है ना, हमारी उत्पत्ति देवीय उत्पत्ति से हुई है, यानी कि हमें ना मतलब भगवान ने बनाया है, देवों ने बनाया, और हम खुद भी देव हैं, और हमें इसीलिए बनाया गया है ताकि हम यहाँ पर केंद्र लेवल पर आकर के अपना प्रशासन
कर पाएँ। तो वो लोग जो है ना दैवीय उत्पत्ति में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे और वो अपने आप को ये मानते थे कि हमें हमें जो है ना दैवीय उत्पत्ति है हम लोग, यानी देवों ने हमें उत्पन्न किया है। उसके बाद सम्राट प्रशासन का मुख्य होता था। अगर आप अभी का एग्ज़ाम्पल लेके चलो तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री क्या है? पूरे के पूरे केंद्र के प्रमुख हैं, है ना? तो इसी टाइप से पहले के टाइम पर जो राजा होता था वो पूरे के पूरे केंद्र का प्रमुख होता था। अब आपको पता है कि जैसे प्रधानमंत्री अकेले शासन नहीं चला सकते, उनको भी एमएलए वगैरह की या जो सीएम होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही वहाँ के जो राजा थे वो अकेले नहीं चला पाते इतना बड़ा जो उनके पास सम्राट था या साम्राज्य था। तो साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने अपने अंडर में अलग अलग लोगों को मतलब बुलाया और वहाँ पे उन लोगों को वो क्षेत्र दिए। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि सम्राट के कार्य क्या हैं। तो आपको एक बड़ी सी हेडिंग डालनी है, केंद्रीय प्रशासन, जहाँ पे आपको लिखना है राजा का तंत्र, अर्थात यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। राजा ही वहाँ पे प्रमुख या प्रधान होता था। सारी ही शक्तियाँ राजा के हाथ में होती थी। और यहाँ पे लिखा भी है, खैर, सम्राट के अधिकार और शक्तियाँ असीमित थी, यानी कि अनलिमिटेड था। जैसे कि आज का जियो का नेट 1 GB हो गया, पहले क्या था कि अनलिमिटेड हमें मिलता था, है ना? जितना चाहें उतना यूज़ कर लो। तो इसी टाइप से सम्राट के जो कार्य थे ना वो अनलिमिटेड थे, यानी कि अभी अभी हमारे में क्या है कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्य निश्चित है कि वो ये कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान है ना? उस टाइम पर वहाँ पे ऐसा कोई संविधान वगैरह नहीं था, इसीलिए वहाँ पे जो वहाँ के राजा थे, राजा लिखो या सम्राट लिखो, दोनों शब्द सेम ही हैं। तो उस टाइम पर जो वहाँ पे सम्राट थे या जो राजा थे, उनके अधिकार और उनकी आसक्ति लिमिटेड नहीं थी, अनलिमिटेड थी, यानी कि असीमित थी। ठीक है? उसके बाद देखिए, सम्राट कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कार्यपालिका क्या होती है? जो कार्य को लागू करती है। आज के टाइम पे आपको पता होगा 3 होती है, विधायिका, कार्यपालिका और एक और होती है न्यायपालिका। तो सम्राट जो है, जो राजा जो है, वो कार्यपालिका का सर्वोच्च होता था। सम्राट सेना का भी सर्वोच्च होता था। यहाँ पे आपको ये लिखना है, क्योंकि देखो केंद्र के बारे में बता रहे हो और केंद्र के बारे में आप और तो कुछ बता नहीं सकते हो, सिर्फ और सिर्फ राजा के बारे में ही बता सकते हो। तो जितना आपको राजा के बारे में पता हो उतना उतना आपको बता देना है। उसके बाद देखिए, युद्ध के समय सम्राट यानी कि राजा स्वयं सेना का संचालन करता था। न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सम्राट का होता था। इसमें कोई समझाने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हैंडमेड नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही मतलब इजी हिंदी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझ में आए। प्रशासन के सभी उच्च अधिकारी की नियुक्ति सम्राट करता था। जैसे आज के टाइम पे आईपीएस है ना, जो डीपी डीएम वगैरह होते हैं या जो एसडीएम होते हैं, उन लोगों की जो भर्ती होती है कैसे होती है? वो लोग एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी यूपीएससी इन सब का। लेकिन उस टाइम पर जो वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे जो उच्च अधिकारी होते थे उनकी भर्ती कौन करता था? सम्राट ही उनकी भर्ती करता था, यानी कि राजा के द्वारा ही उनकी भर्ती नियुक्ति होती थी। नियुक्ति वर्ड का यूज़ करना, भर्ती वर्ड का यूज़ मत करना। उसके बाद देखिए, गुप्त काल में रानियों का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है। अब अगर आप इस लाइन को लिखते हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए ये लाइन को लिखना, क्योंकि कैसे रहा है आप बताओगे तभी समझ में आएगा टीचर को कि भाई बच्चे ने क्या लिखा है। अब यहाँ पर अगर आप लिखते हो कि गुप्त शासन में रानियों का भी महत्व था, तो कैसे था? जो अपने पति के साथ मिलकर कभी कभी शासन व्यवस्था चलाती थी। एक एग्जाम्पल लिखना है आपको चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, उनकी पत्नी थी कुमार देवी, उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के शासन चलाया था। तो यहाँ पे अगर जो भी बच्चा ये लाइन लिखता है कि गुप्त काल में रानियों का भी वर्चस्व या महत्व होता था, तो उस बच्चे को एक एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है? उसके बाद देखिए, इन्हीं के अंडर में होते थे मंत्री तथा अमात्य। अब आपको पता है कि आज के टाइम पर पीएम है, प्रधानमंत्री, उनके अंडर में कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होते हैं। सुना होगा आपने कैबिनेट मंत्री के बारे में, है ना? जो उनके आपस के सलाहकार होते हैं, कुछ मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल वगैरह, आपने ऐसा कुछ सुना होगा पॉलिटिकल में। तो ऐसे ही सेम उस टाइम पर राजा का भी था। राजा के अंडर में कुछ मंत्री तथा अमात्य होते थे। अब आप एक सीन याद करो, या जैसे कोई भी कार्टून वगैरह का ही याद कर लो, या किसी भी चीज़ का। यहाँ पे राजा बैठते थे,
ये आगे गैलरी सी होती थी, गैलरी के पास यहाँ पे कुर्सी लगी रहती थी और इधर भी कुर्सी लगी रहती थी। याद है ना? कभी किसी सीन में या किसी आपने उसमें कार्टून वाली फ़िल्मों में देखा हो, तो बीच में राजा होता था सीढ़ियों के ऊपर बने में, और नीचे में साइड साइड में उनके जो है सिपाही वगैरह बैठे होते होते थे। तो वो जो सिपाही वगैरह होते थे वहाँ पे, जो मंत्री होते थे, उन्हीं को हम मंत्री तथा आमत्य बोलते थे। अब उनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि वो भी केंद्र लेवल पर ही कार्य करते थे। देखिए, राजा को विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए मंत्रियों और अधिकारी की सहायता लेनी पड़ती थी, क्योंकि जब राजा, मान लीजिए इतना बड़ा उसका प्रशासन है, इतना बड़ा उनका प्रशासन है, राजा यहाँ बैठा है, राजा के अंडर में इतने गांव हैं, मान के चलिए, तो राजा को क्या पता कि इस कोने में क्या हो रहा है। तो इसी टाइप से बहुत बड़ा साम्राज्य होने के कारण जो वहाँ के राजा थे, उनको अपने शासन को चलाने के लिए मंत्री की हेल्प लेनी ही पड़ती थी। मंत्रियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलता था और किसी भी पद के लिए योग्यता के अनुसार ही उनको चुना जाता था। ऐसा नहीं है कि भाई राजा है तो राजा का जो चाचा है या जो भतीजा है वो मतलब मंत्री बन गया, नहीं। वहाँ पे क्या था, कई जगह पे हुआ भी है, लेकिन जो हम गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुप्त काल के मतलब गुप्त काल में ये था कि जो भी भाई मंत्री बनेगा उनके अंडर में, तो वो एक योग्य व्यक्ति ही बनेगा। ऐसा नहीं कि परिवार का कोई भी बन जाए। मान लो कि परिवार का कोई बना दिया, अब उनके अंदर इतना मानसिक संतुलन ही नहीं है, उनको इतना ज्ञान ही नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे नहीं बनते थे। जो व्यक्ति वहाँ पे योग्य होता था वही बनते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, मंत्रियों में सैन्य योग्यता अनिवार्य होती थी। कोई भी मंत्री बनता था, चाहे मतलब जैसे आज के टाइम पर क्या है कि आप ये समझो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, आप ये मान लो गवर्नमेंट को राजा मान के चलो, मतलब मान के चलना, ऐसा है नहीं। अब गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी होंगे ना, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, मान के चलिए सिपाही हो या बीएसएफ हो या एयरफोर्स हो या टीचर समझ के चलिए, कोई भी अधिकारी हो जो उनके अंडर में काम कर रहा है, उन सभी के पास ये लड़ने वाली योग्यता होनी चाहिए थी। यानी कि सैन्य योग्यता सभी के पास होनी चाहिए थी, ताकि कल को अगर मतलब मान लीजिए लड़ाई भी होती है राजा के किसी भी देश के साथ, मतलब वहाँ पे किसी भी साम्राज्य के साथ, तो उस टाइम पर वो सब उनकी हेल्प कर सके। तो एक चीज़ वहाँ पे बहुत कंपलसरी था कि जो भी मंत्री चुने जाएंगे उन सभी मंत्रियों के पास सैन्य योग्यता होनी चाहिए। मंत्रियों को विभिन्न विभागों में बांटा जाता था। जैसे आज के टाइम पर क्या है, जल डिपार्टमेंट है ना, फूड डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो उस टाइम पर वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे, अलग अलग जो है विभाग होते थे। तो मंत्रियों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको विभाग दिए जाते थे। वहाँ पे कैसा विभाग होगा, राजस्व होगा, कि मतलब भाई राजस्व का मतलब क्या होता है, टैक्स। जाके आप टैक्स लेके आओ, आप इस गांव से टैक्स इकट्ठा करो, आप इस गांव से टैक्स इकट्ठा करो, है ना। तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। अब देखिए, आमतौर पर राजा का बड़ा बेटा आमतौर पर राजा का बड़ा बेटा ही उसका उत्तराधिकारी चुना जाता था, लेकिन कई बार दूसरे योग्य राजकुमार को भी इस पद पर चुना जाता है। यहाँ पे वही बात है, मान लीजिए कभी कोई राजा है, ठीक है, अब उनकी मृत्यु होने वाली है। ये मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ गुप्त काल का, सभी काल में ऐसा नहीं रहा है। किसी काल, सारे काल में अलग अलग सिचुएशन रही है। गुप्त काल का बता रही हूँ मैं आपको। मान लीजिए राजा है, अब राजा का जो बेटा है, मान लीजिए उनका बेटा ही नहीं है, उनकी बेटी है, तो उस कंडीशन में जो उनके मंत्री होंगे, जो भी योग्य मंत्री होगा, उसको वहाँ का राजा चुना जाएगा। या राजा का बेटा बहुत छोटा है, 5 साल का है, 8 साल का है, राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो वहाँ पर जो मतलब योग्य व्यक्ति होगा, उसको ही वहाँ पर राजकुमार या मतलब वो राजा, दूसरा राजा जो है वो चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई राजा का बेटा ही राजा होगा। गुप्त काल में ये वाली बात नहीं थी। गुप्त काल में वो था जो योग्य व्यक्ति होगा वही चुना जाएगा। अब देखिए, अभी तक हमने केंद्र लेवल पे इतनी बातें पढ़ी। अब हमने पढ़ना है कि केंद्रीय अधिकारी जो वहाँ पर होते थे वो कैसे कैसे लोग थे, क्या नाम था उनका, क्या कार्य था। अब यहाँ पे है प्रतिहार और महाप्रतिहार। यह राजा के दरबार
यह राजा के दरबार के प्रमुख अधिकारी थे। जो लोग राजा से मिलना चाहते थे उन्हें प्रतिहार द्वारा अनुमति पत्र दिया जाता था। जैसे मान लीजिए, आप एग्जाम्पल के साथ समझिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है छोटा सा। यहाँ पे ये आप समझिए कि आम आदमी है, आम आदमी को राजा से मिलना है तो वो पहले डायरेक्ट राजा से नहीं मिल सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले मिलना पड़ेगा प्रतिहार से, और प्रतिहार जाएगा राजा के पास कि आप मतलब ये आपसे मिलने आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या अंदर भेज दूं? तो फिर राजा बोलेगा प्रतिहार को कि हाँ भेज दो। फिर प्रतिहार जाके आम आदमी के पास जाएगा, बोलेगा हाँ आप जा सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रतिहार था उनका मुख्य काम ये था कि जो भी आते थे लोग मिलने के लिए, वो मीडिएटर का कार्य वहाँ पर करता था। उनको ही प्रतिहार कहा गया है। आज के टाइम पर मीडिएटर बोलते हैं हम लोग, लेकिन जो वहाँ पे मीडिएटर का कार्य करता था इस टाइप से, उन्हें हम प्रतिहार और महाप्रतिहार कहते थे। तो आशा करती हूँ आपको अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए सेनापति। सेनापति कौन है? जो सेना का प्रमुख होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेना का प्रमुख सेनापति होता था। और सेनापति का प्रमुख कौन है? राजा है। यह राजा के दरबार का सर्वोच्च अधिकारी था। युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सम्राट के अनुसार कार्य करता था। सैनिकों की देखरेख भी करता था। यानी कि सेनापति के अंडर में कम से कम 100 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, उस टाइम पर 5,000 6,000 ऐसे सेना हुआ करती थी। तो उनकी देखरेख करना, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी उनको मतलब बंदूक चाहिए, ये सारी वहाँ पे सारी फैसिलिटी देख के राजा को बताना कि हमारे पास ये चीज़ कम है, हमें ये चीज़ चाहिए। तो वो होता था सेनापति, जो कि राजा के पास जाके सेनाओं का या जो उनके अंडर में जो सैनिक काम करते थे उनका ब्यौरा वहाँ पे जाके देता था। अब यहाँ पे देखिए लिखा है महासंधि विग्राहिका। देखो संधि से ही पता लग रहा है कि एग्रीमेंट की बात हो रही है। जैसे आज के टाइम पर WHO है ना, WHO नहीं, सॉरी WHO नहीं, मतलब UNO है। हाँ UNO है आज के टाइम पर। पहले UN था, फिर UNO हुआ है ना। तो जैसे वो लोग एग्रीमेंट करवाते हैं ताकि युद्ध ना हो, ऐसे ही हर राजा के दरबार में एक महासंधि विग्राहिका होता था, जो संधि को लिखता था, संधि में महत्वपूर्ण बातें लिखता था और संधि करवाता था युद्ध के टाइम पर कि युद्ध ना हो। तो गुप्त काल का महत्वपूर्ण अधिकारी था ये, और युद्ध के समय पर संधि करवाता था। यानी कि जैसे मान लो 2A राजा की B से लड़ाई हो रही है, दूर दूर के राजा हैं, तो इसका काम क्या होगा? संधि करवाना। संधि का जो ऐसे पूरा पत्र बनता है एग्रीमेंट का, उसमें सारी बातें लिखना कि आप हम पे हमला नहीं करोगे। जो भी उनकी संधि बीच की होती थी, जो राजा उनको बताता था, वो सारी जो संधि थी वो एक पेपर पे लिखना, और उन दोनों राजाओं के बीच में संधि करवाने का काम, मतलब एक टाइप से देखा जाए तो शांति करवाने का काम ये करता था। जैसे कि आज के टाइम पर न्यायालय है, आपको पता है कि अगर किसी 2 लोगों की लड़ाई होती है तो हम लोग न्याय लेने के लिए कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में हम लोग के संग जो है वो न्याय होता है वहाँ पर। तो इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है दंड अधिकारी। दंड अधिकारी से साफ पता लग रहा है जो दंड देने वाला है। आज के टाइम पर दंड कौन देता है? पुलिस विभाग। तो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी ही दंड अधिकारी होता था। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें लिखनी है। पहला राजा, दूसरा सेनापति, तीसरा अभी मैंने प्रतिहार बताया आपको। प्रतिहार था ना, प्रतिहार और महाप्रतिहार। हाँ प्रतिहार। देखिए लाइन से याद करते चलिए। पहला राजा है, सबसे सर्वोच्च है, उसके बाद प्रतिहार है, प्रतिहार के बाद सेनापति है, सेनापति के बाद जो संधि कराते हैं, ऐसे याद रखिए, महासंधि विग्राहिका। महासंधि विग्राहिका, मेरे साथ बोलो, महासंधि विग्राहिका। याद हो जाएगा आप लोग को। नहीं याद होता है तो आप एग्ज़ाम से पहले पहुंच जाना और डेस्क पे खाली महासंधि विग्राहिका लिख लेना, बाकी तो बना के आप लोग लिख ही लोगे, है ना। फिर चौथा है दंड अधिकारी, जो दंड देता है। फिर है कुमार मात्य, उच्च अधिकारी के विशिष्ट वर्ग को कुमार मात्य कहते थे। कुमार मात्य जैसे क्या, आज के टाइम पर जो IAS है ना, आज के टाइम पे जो DM है, SDM है, उस टाइम पर जो ऐसे लोग थे उन्हें हम कुमार मात्य के मतलब कुमार मात्य कहकर बोलते थे। या वहाँ पे मतलब एक ही नाम है, जैसे कि नाम समझ के चलो, बस बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, नाम है।
अधिकारी के जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है कि ये कुमार मात्य है ना। उसके बाद देखिए, अपनी योग्यता के अनुसार उच्च के उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था, मतलब उच्च से उच्च पद पर इनको नियुक्त किया जाता था। और कुमार माते जो है ना, वो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी होते थे। जैसे आज एक डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है। उससे नीचे कौन होता है? एसडीएम होता है। सुना होगा आपने डीएम और एसडीएम के बारे में। तो उस टाइम पर कुमार माते हुआ करते थे एक डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, जो स्थानीय प्रशासन तथा केंद्रीय प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करते थे। वही वाली बात, कुमार माते जो है उनको एक राज्य मिला हुआ है। उन्होंने पूरा राज्य देखा कि भाई यहाँ पे ये संसाधन की कमी है ना। जो भी मतलब वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई सॉल्व कर दी, जो सॉल्व नहीं हुई तो राजा मतलब कुमार मात्य केंद्र के पास ले गया। तो कुमार मात्य और राज्य के बीच में, यानी कि छोटे छोटे गाँव के बीच में या जिलाओं के बीच में जो मतलब एक वो होता है ना कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम, कड़ी का काम, वो कुमार मात्य करता था। जिन्हें हम आज के टाइम पर डीएम और एसडीएम कहते हैं, उस टाइम पर कुमार मात्य कहते थे। कुछ हार्ड से नाम है, लेकिन याद करते चलोगे तो नहीं होगा। पहला राजा लिखना है आपको, पहला आपको राजा लिखना है। दूसरा आपको सेनापति लिखना है। तीसरा भी मैं खुद भूल गई मैंने क्या बताया था, हाँ प्रतिहार बताया था, प्रतिहार लिखना है। फिर आपको एक दंड अधिकारी लिखना है, दंड अधिकारी। और उसके बाद एक महासंधि विग्राहिका लिखना है और कुमार मात्य। इतना लिख दोगे केंद्र लेवल पे, इनफ रहेगा। 3 से 4 पेज आपके अपने आप भर जाएंगे। उसके बाद क्योंकि देखो, अगर आपसे प्रशासन पूछेगा, पूरा का पूरा प्रशासन, तो आपको अभी प्रशासन के अंदर और बातें भी पढ़नी है। ये जो आप पढ़ रहे हो सारा केंद्र लेवल पे ही पढ़ रहे हो। और केंद्र लेवल पे अगर आपने 3 पेज भर दिए और आपको पेपर में 6 से 7 पेज भरने होते हैं, 8 मान के चलो 8 पेज लिखने होते हैं, 3 पेज अगर आपने पेपर में लिख दिए तो बाकी तो आप फिर उनका लिख लोगे ना, जो गांव वगैरह का शासन होता था, वो मैं भी पढ़ाऊंगी आपको आगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विनय स्थिति ऐसे कुछ है, मतलब इनका जो है ना, नाम पढ़ लेना आप क्या लिखा है। इनका काम होता था धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी, जो पंडित वगैरह होते हैं, सार्वजनिक मंदिरों के प्रबंध की देखरेख करते थे और लोगों के आचरण पे दृष्टि, आचरण मतलब होता है लोगों के आने जाने पर दृष्टि, कि कौन क्या लेकर मंदिर में आ रहा है और मंदिर से क्या लेकर जा रहा है, कि मंदिर से चोरी तो नहीं कर रहा है। तो वही चीज़, अब इतना जो हमने पढ़ा है वो केंद्र लेवल पे पढ़ा है। मैं फिर से बता रही हूँ, आपसे अगर डायरेक्टली पूछ ले प्रशासन के बारे में, तो प्रशासन में आपको केंद्र का भी लिखना है, केंद्र के बाद आपको प्रांत का भी लिखना है। केंद्र के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको 3 पेज की लायक तो करवा दिया है कि आप राजा के बारे में लिख लोगे, उसके बाद सभापति के बारे में लिख लोगे, प्रतिहार के बारे में, महासंधि विग्राहिका जो होते हैं उनके बारे में लिख लोगे, कुमार मात्य के बारे में लिख लोगे, है ना। इन सब के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आप प्रांत का स्टार्ट कर देना। प्रांत का जब आप लिखोगे तो आपको ये लिखना है, गुप्त साम्राज्य एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ बेहतर शासन व्यवस्था चलाने के लिए इसको अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पर अगर इंडिया भी है तो बेहतर लोकतंत्र को चलाने के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। और राज्य बढ़िया तरीके से चलें तो बड़े बड़े राज्यों को, मतलब राज्यों के अंदर छोटे छोटे ज़िले को बांटा गया है। अब ज़िले को भी देखो, अगर आप देखोगे तो कई सारे गाँव में बांटा जाता है ना। तो ये सब क्यों करते हैं? ताकि क्योंकि देखो, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। उनके पास भी इतना समय नहीं है कि वो हमारे जो 125 करोड़ देशवासी हैं उन सबसे एक एक करके मिलेंगे, उनके पास भी इतना समय नहीं है ना। हम डायरेक्टली भाई मतलब अरविंद केजरीवाल जी के पास जा सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, नहीं जा सकते। अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम अपने एरिया का जो हमारा प्रधान है या जो हमारा एरिया का जो एमएलए है, हम उनके पास जा सकते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो वहाँ की शासन व्यवस्था है वो सही ढंग से चल सके। तो इसीलिए प्रांतों को विभाजित किया जाता है। वैसे तो पेपर में नहीं आएगा, बाय द वे अगर आप कहीं गए हो, मान लो चाचा ताऊ के यहाँ पे गए हो, मामा के यहाँ पे, अब किसी ने पूछ लिया, चल ये बता भाई तूने हिस्ट्री पढ़ी है ना, ये बता कि पहले के टाइम पर प्रांतों में क्यों बांटते थे। अब भैया आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपको यही नहीं पता कि प्रांतों को क्यों बांटते थे, या आज के टाइम पर इतने डिस्ट्रिक्ट क्यों हैं, इतने एमएलए की ज़रूरत क्यों है, इतने प्रधान की ज़रूरत क्यों है। तो क्या आपने पढ़ा है? आपको पता ही नहीं है।
तो यही सिंपल सा आंसर है कि शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए पहले के टाइम पर भी और वर्तमान टाइम पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रधान या एमएलए वगैरह दिए जाते हैं, ताकि हम डायरेक्ट उनसे कोऑर्डिनेट अपना मतलब उनसे बातचीत कर सके। उसके बाद देखिए ये आपका, क्योंकि देखो मैंने केंद्र में आपको इतना इसलिए पढ़ाया ना, क्योंकि केंद्र में ही पढ़ने वाला है। अब यहाँ पे आप देखो नोट्स के अंदर मैं थोड़ा छोटा करूँ, प्रांत इसमें 3 पॉइंट में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रांत में ऐसा कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए। फिर आपको ग्राम पढ़ना है, तो इसीलिए केंद्र वाला आप खूब लिखना बहुत ज़्यादा, कि आपके 3 से 4 पेज भर जाए, क्योंकि प्रांत में इतना आप नहीं लिख पाओगे, है ना। उसके बाद देखिए प्रांत के शासन के लिए राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन वो व्यक्ति होते थे मतलब हाँ, मतलब आप ये समझो वो जो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट पे जो लोग था, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर रहा है, वो होता तो था मतलब राजकुमार के या राजा के वंश का या राजकुल का, लेकिन एक योग्य व्यक्ति ही होता था। यहाँ पे आप योग्य व्यक्ति भी लिख लेना, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर, आप लिख लेना कि प्रांत के शासन के लिए राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। इसके बाद देखिए यहाँ पे है ग्राम प्रशासन। ग्राम का मतलब ही पता है गांव होता है। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होती है, हमने कई बार पढ़ रखा है। जैसे हमने पढ़ा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वैसे ही हमने कई बार पढ़ा है कि जो गांव है वो शासन की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि वो बहुत छोटा है गांव, है ना, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा को ग्राम जनपद भी कहा जाता था। ग्राम सभा सरकार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते थे, जैसे कि गांव की सॉरी यहाँ पे मैंने सरकार के लिए बोल दिया ना, सॉरी। ग्राम सभा जो है वो सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्य करते थे। सरकार के कार्य क्या होते हैं? लोगों की सुरक्षा करना, लोगों के लिए जो मतलब जो संसाधन हैं, जैसे रोड है, पानी है, बिजली है, वो देना लोगों को। इसके अलावा अगर कोई वाद विवाद है किसी दो लोगों के बीच में, तो उनको सुलझाना, तो वही चीज़ें हैं। तो ग्राम सभा जो था या जो ग्राम जनपद थे, वो सरकार के कार्य ही करते थे वहाँ पर गांव में रहकर। उनके कार्य क्या थे? गांव की सुरक्षा करना, गांव के लिए कुछ बढ़िया सा निर्माण करना, लाइक कुआं हो गया, सिंचाई के लिए नहर हो गया, ठीक है, और जनता की समस्याओं को सुलझाना। तो ये था आपका ग्राम प्रशासन। अब देखिए ग्राम प्रशासन के बाद आपको, अगर आपसे प्रशासन पूरा पूछा है, तो मैंने आपको बताया ना, आपको केंद्र भी लिखना है, आपको प्रांत भी लिखना है, आपको ग्राम भी लिखना है, फिर आपको राजस्व भी लिखना है। राजस्व बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि राजस्व क्या होता है। राजस्व जैसी वर्ड आए याद रखो, टैक्स होता है। क्या होता है? टैक्स, यानी कि कर। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपको लिखना क्या है। जिन बच्चों को नहीं भी आता होगा ना, वो भी लिख लेंगे राजस्व के बारे में। सबसे इजी पॉइंट है। देखिए गुप्त काल में भूमि पर राजा का अधिकार होता था, लेकिन कुछ भूमि ऐसी होती थी जिस पर राजा का अधिकार नहीं था। मंदिरों तथा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लिखना है तो आप लिख लेना कि मतलब कुछ भूमि जो थी उस मतलब मान लीजिए भूमि है, ज़मीन है, ज़मीन पर कुछ ज़मीन तो ऐसी हो गई जिस पर राजा का अधिकार है, कुछ पर राजा का अधिकार नहीं है। कुछ ज़मीन वहाँ पे ऐसी होती थी जो वहाँ के मंदिरों में मतलब मंदिरों के लिए जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, उनको गिफ्ट की जाती थी। तो जो गिफ्ट की जाती थी उनको हम अग्रहार भूमि कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहार भूमि कहा जाता था उनको। अग्रहार भूमि सभी प्रकार से करों के लिए फ्री थी, यानी टैक्स फ्री थी। किसी को मान लो गिफ्ट में मिल गई कोई भूमि, तो वो अग्रहार भूमि है। आप पंडित हो, आप अपने आप को लेके जाओ गुप्त काल में, ठीक है, आंख बंद करो और अपने आप को लेके जाओ गुप्त काल में। अब आप वहाँ पे पंडित हो, आपके पास मतलब राजा जी आए या आप राजा के दरबार में गए। राजा ने बोला कि ठीक है, आपको वो भूमि आपकी हो गई, आपके मंदिर के लिए हो गई, ताकि उससे जो भी आए आप मंदिर को अपने अच्छा बना पाओ। क्योंकि वहाँ पे जो गुप्त काल में जो लोग थे ना, यानी गुप्त काल का जो हमारा पुराना इतिहास रहा है, वो लोग मंदिरों पर, मस्जिदों पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे। तो उनको कुछ भूमि मिल गई। राजा ने बोला कि ये भूमि आप ले लो, भूमि से जो भी आपका मतलब जो भी निकलेगा इसमें से आप ये खुद रखना और मंदिर के अच्छे काम के लिए लगाना। तो ऐसी जो भूमि होती थी जो किसी को गिफ्ट में मिलती थी, ठीक है, क्या किसी को गिफ्ट में, तो उस भूमि को
अग्रहर भूमि कहते थे, और वो भूमि टैक्स फ्री होती थी, किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स उस पर नहीं लगता था। अन्य जो भूमि थी उन सभी पर टैक्स लगता था। राजस्व उपज का छठा भाग लेता था, यानी कि जो कर है, कर एक टाइप से क्या होता है, उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि इतने बड़े खेत में मान लीजिए गेहूं हुए हैं, तो इसका तो छठा हिस्सा होगा। छठा हिस्सा जो होगा वो कौन लेगा, राजस्व लेगा, मतलब एज टैक्स के रूप में, राजस्व कर के रूप में जाएगा, यानी कि राजस्व के रूप में उपज का छठा भाग लिया जाता था। ठीक है, अब मुझे कमेंट में करके बताना, किसी के पास अगर मतलब इतना अनाज आया 2 किलो मान लो, तो इसका छठा भाग का आंसर क्या आएगा। मैं देखती हूँ कितने लोगों को फ्रैक्शन आता है यहाँ पर। ठीक है, जो वीडियो से पढ़ रहे हैं मुझे बताना ज़रा। ठीक, अब देखिए, भूमि कर नकद अथवा अनाज दोनों रूप में दिया जा सकता था, यानी कि जो भूमि कर था, जो टैक्स था, वो चाहे तो आप बाय कैश दे सकते थे या आप अनाज के रूप में भी वहाँ पे टैक्स को चुका सकते थे। इसके अलावा व्यापारिक वस्तु जैसे चारगाह, वनों, नमक आदि पर भी कर लगाया जाता था। मैंने आपको बताया ना, राजस्व के अंदर जो है ना, आपको सिर्फ टैक्स के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं। नगर से आने वाली जितनी भी वस्तुएं थीं, वस्तुओं के ऊपर चुंगी भी लगाई जाती थी। अपराधियों के ऊपर जुर्माना लगाया जाता था। चुंगी भी एक टाइप का कर होता था और जुर्माना तो कर होता ही है। ठीक है, यही नगर से आने वाली जो वस्तुएं होती थी, जो गांव के अंदर आती थी, उन पर टैक्स लगकर ही आता था। बाहर से आज के टाइम पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो टैक्स लग के ही जाता है और टैक्स लग के ही आता है ना। ऑलरेडी सरकार उसमें कुछ ना तो कुछ अपना हिस्सा मांगती ही है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा कि गुप्त काल जो है, वहाँ के गुप्त काल के प्रशासन के बारे में आपको बताना है। किसके बारे में, प्रशासन आएगा। तो आपको यहाँ पर देखो, मैंने ये नहीं पढ़ाया सैनिक वाला और न्याय वाला। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती इसलिए नहीं पढ़ाया सैनिक और न्याय। वहाँ पे आपको केंद्रीय लिखना है, प्रांत लिखना है, जिला लिखना है, ग्राम और राजस्व, इतना पढ़ाया है। इसमें आपको ज़्यादा लिखना है थोड़ा, और इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना है। ठीक है, इतना लिख लोगे इनफ है आपके लिए। आपके 5-6 पेज आराम से भर जाएंगे। भूमिका का 1 पेज होता ही है आपका, और निष्कर्ष का आधा पेज। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं हम अपने पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह आपको इसके मिल जाएंगे। धन्यवाद।